हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं हूं टारगेट सेमेस्टर से। सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन हम करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट रहे और दिल्ली सल्तनत फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के बीए फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस होने वाला है उसको। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? मुगल एम्पायर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स 1526 से लेकर 1739 तक। इसमें यूनिट 1 है हमारा। पहले यूनिट 1, फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। क्या है फाउंडेशन मुगल रूल का? क्या हुआ? पहला इसमें टॉपिक है एडवेंट ऑफ बाबर इन इंडिया। भारत में बाबर का आगमन किस प्रकार से हो रहा है। तो हम अगर बाबर के बारे में देखेंगे तो 1526 में पानीपत की बैटल को उसने जीत लिया। ठीक है, पानीपत की बैटल दो लोगों के बीच में हुई थी। ठीक है, एक आदमी इब्राहिम लोदी था जो कि दिल्ली का सुल्तान था, और एक तरफ कौन था? बाबर था। माना जाता है इब्राहिम लोदी के पास लगभग 50,000 से अधिक की सेना थी। 50,000 से भी अधिक की सेना थी इब्राहिम लोदी के पास, और बाबर के पास माना जाता है कि 12,000 से लेकर के, ठीक है, 15,000 की एक सेना थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब हमें एक चीज देखनी है यहाँ पे कि इस बैटल में बाबर की क्या हो जाती है। इस बैटल में बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी इस बैटल को हार जाता है। ठीक है, चलिए, तो बाबर का भारत में आगमन जब हुआ, अब इसकी टाइमलाइंस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाबर को देखें तो बाबर की लाइफ को हम दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, दो फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बाबर लिख रहा हूं, ठीक है, तो एक बाबर का जो फेस है, फर्स्ट जो फेस होता है बाबर का, वो लगभग 1494 से लेकर के 1519 तक का रहा है। ठीक है, और जो सेकंड फेस है बाबर का, वो 1519 से लेकर के 1530 तक रहा है। ठीक है, अब 1494 से लेकर 1590 का जो फेस है, 19 तक का जो फेस है बाबर का, वो भारत से क्या है? भारत से बाहर है। ठीक है, वो कहां पर है? वो भारत से बाहर की तरफ है, भारत के अंदर नहीं है। वो कहां पे है? भारत से बाहर है इस एरा में। 1490 तो हम लिख सकते हैं आउटसाइड इंडिया। ठीक, जैसे 1497 में समरकंद को जीतने की कोशिश करता है, फिर 1501 में समरकंद को जीतने की कोशिश करता है, फिर 1511 में समरकंद को जीतने की कोशिश करता है, और हर बार समरकंद को हार जाता है। हर बार समरकंद बाबर के हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये है आउटसाइड इंडिया। जब हम लेंगे भारत के अंदर, हम लेंगे इनसाइड इंडिया जब हम बात करेंगे। ठीक है, तो इनसाइड इंडिया बाबर 1519 से पहला अटैक बाबर ने किया था भेरा के ऊपर। भेरा एक जगह है पंजाब में, वहां पर पहला अटैक किया था। वो जो अटैक था वो यूसुफ जाई कबीलों के खिलाफ था। यूसुफ जाई कबीलों को हरा दिया, और तब से लेकर के 1526 के बीच में लगभग 5 टाइम भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो भी प्रोविंसेस थे, जगह थी, उनको क्या किया? जीतने का काम किया। 1526 में इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में बाबर हराने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, चलिए, सेकंड टॉपिक है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ बाबर। अब बाबर के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को हमने 4 पार्ट्स में देखा। ठीक है, भारत के अंदर सबसे पहला जो था वो था पानीपत का बैटल। ठीक है, दूसरा जो बैटल है वो है खनवा का बैटल। ठीक है, तीसरा जो है उसको कहते हैं चंडेरी, बैटल ऑफ चंडेरी, और चौथा जो है उसको कहते हैं घाघरा का युद्ध या घाघराउन का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध का टाइमलाइन 1526 है, 1527 है, 1528 है और 1529 है। इन चारों बैटल्स में सफलता मिली। पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध जो इब्राहिम लोदी से लड़ा गया, इब्राहिम लोदी की हार हुई। खनवा का युद्ध है जिसमें राणा सांगा की हार हो रही है बाबर से। चंडेरी का युद्ध है जिसमें मैदिनी राय की हार हो रही है बाबर से। और आखिरी जो युद्ध है वो घाघरा का युद्ध है। घाघरा के युद्ध में
नुसरत शाह और महमूद लोदी की हार हो रही है बाबर से। नुसरत शाह और महमूद लोदी बंगाल और बिहार का क्या है, शासक है। ठीक है, तो ये बाबर के मिलिट्री 4 कॉन्क्वेस्ट हैं भारत के अंदर। ठीक है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ बाबर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हुमायूं का टाइमलाइन। और हुमायूं में हम बात करेंगे, हुमायूं का 2 फेज में बात करते हैं। एक 1530 से लेकर 1540। 1530 में बाबर की अनफॉर्चून कंडीशंस में मृत्यु हो जाती है और बाबर के बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम है हुमायूं। वो 1530 से 1540 तक यहाँ पे रहता है। 40 में एक बैटल होती है, इसका नाम है बैटल ऑफ कन्नौज। वो बैटल ऑफ कन्नौज में शेर शाह सूरी हरा देता है और भारत की गद्दी पर अब हुमायूं की जगह शेर शाह सूरी बैठ जाता है। ठीक है, तो 1530 से 1540 पहला फेज है। बाद में जाकर के फिर से भारत पर 15 साल बाद अटैक करता है, अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करता है हुमायूं और भारत के ऊपर फिर से अटैक करता है 1555 पर। 2 युद्धों को लड़ता है, एक बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और एक बैटल ऑफ सिरहिंद। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 15 जून को लड़ता है और बैटल ऑफ सिरहिंद 22 जून को लड़ता है। ठीक है, 1555 से लेकर के 1556 तक रूल करता है, ज्यादा नहीं, मात्र 6 महीने जीवित रह पाता है बाबर। ठीक है, बैटल ऑफ सिरहिंद के बाद मात्र 6 महीने जीवित रह पाता है। फिर उसके बाद हुमायूं की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1556 में। तो हुमायूं के फेज को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने के बाद एक अनफॉर्सिंग कंडीशंस में मृत्यु हो जाती है और अब उसके बाद उसका बेटा जो है अकबर, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, वो नेक्स्ट क्या बनता है, वो नेक्स्ट बादशाह बनता है मुगलों का। राइज ऑफ द शेर शाह एंड सक्सेसर्स के बारे में बात करेंगे। शेर शाह का टाइमलाइन 1540 से लेके 1545 तक था। ठीक है, आखिरी में एक किला जो होता है, किले पे चढ़ाई करने जाता है। जब किले के ऊपर चढ़ाई करने जाता है, वो किला अगर मुझे याद आ रहा हो, चलो किला याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस चुनार का किला। हाँ, चुनार के किले पे चढ़ाई करता है 1545 में। किले में एक तोप भेजता है, तो वापस आ जाती है, तो फट जाती है और वहां पे शेर शाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो जाती है। 5 साल तक का बहुत छोटा सा रीजन रहता है उसका। ठीक है, फिर इसके बाद इसका बेटा आता है, उसका नाम होता है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह रूल करने का काम करता है 1545 से लेकर के 1553 तक। ठीक है, उसके बाद सिकंदर शाह आता है, वो रूल करता है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है शेरशाह की। हम शेरशाह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके पट्टा काबिलियत के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड काम किए हैं शेरशाह ने। ठीक है, उसको हम देखने का काम करेंगे। ये जो है, ये क्या है, सूरी डायनेस्टी है, जो कि अफगान मूल के लोग हुआ करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक अफगान मूल के लोग हुआ करते थे जिनको हम लोडी कहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं अकबर बैरम खान की रीजेंसी में रहता है। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। अकबर बैरम खान के संरक्षण में रहता है लगभग 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 1560 तक रहता है। और 1560 के बाद बैरम खान को मीका मदीना वापस मतलब भेज देता है, कहता है कि तुम, अकबर कहते हैं कि तुम मीका मदीना चले जाओ और वहीं अपना आगे का जीवन यापन करना। 1560 में एक बैटल भी होती है अकबर और बैरम खान के बीच में। उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ तिलवाड़ा। तिलवाड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, उसमें बैरम खान हार जाता है और भारत से बाहर निष्कासित हो जाता है। उसी समय एक आदमी उसको छुरा घोंप के उसकी मृत्यु कर दे, मतलब छुरा घोंप करके वहीं पे बैरम खान की मृत्यु भी 1560 के अंदर हो जाती है। बैरम खान एक शिया मुसलमान हुआ करता था। ठीक है, अकबर के अंदर में हम एक्सपेंशन देखेंगे मुगल एम्पायर का। ठीक है, अकबर का टाइमलाइन अगर हम पूरा देखें तो अकबर का टाइमलाइन 1556 से लेकर के 1605 तक रहा, जिसको लगभग 50 साल कहा जाता है। 50 साल तक मुगल बादशाह बना रहा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, इसने लगभग 15 बैटल्स लड़ने का काम किया और हर बैटल में
जीत हुई अकबर की, ठीक है। लगभग जितने भी बैटल्स अपनी लाइफ में अकबर लड़ा, उन सारे बैटल्स में उसकी जीत हुई। पहला बैटल जो अकबर का था वो 1560 में उसने लड़ा था, जो कि मालवा के सुल्तान बाज बहादुर से लड़ा था। और आखिरी जो बैटल लड़ा था अकबर ने वो 1601 में लड़ा था, जो कि आसीरगढ़ का युद्ध था, ठीक है, जो कि मेरम बहादुर से लड़ा था। तो पहला युद्ध और आखिरी युद्ध, टोटल कहा जाता है लगभग अपने जीवन काल में 15 युद्धों को जीत चुका था अकबर। 15 या उससे भी ज्यादा युद्धों को जीत चुका था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। जहांगीर की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखेंगे। जहांगीर का टाइमलाइन 1605 से लेकर 1627 एडी तक रहा है, ठीक है। जब हम जहांगीर के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत है वो देखेंगे। हम दो चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। एक तो हम जहांगीर की पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जहांगीर के काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है पेंटिंग्स का। जहांगीर एरा वाज कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ द पेंटिंग्स। तो ये हम देखेंगे पहली चीज। और एक और चीज हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पे नूरजहां का नाम पढ़ेंगे, ठीक है। नूरजहां जुनता पढ़ेंगे। नूरजहां किस प्रकार से रूल करने का काम करती थी जहांगीर के बाद। जब जहांगीर असमर्थ था रूल करने में, तो उसकी बीवी नूरजहां रूल करती थी, नूरजहां जुनता बना करके। हम ये भी पढ़ने का काम करेंगे। जहांगीर का टाइमलाइन 1605 से लेके 27 तक रहा। हम इसके दो बेटों को देखेंगे। हमें खुसरो का नाम मिलेगा और खुसरो के साथ हमें खुर्रम का भी नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ गए सभी लोग। चलिए यूनिट थॉट देखते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अंडर शाहजहां एंड औरंगजेब। पहला है शाहजहां की फॉरेन पॉलिसीज के बारे में देखेंगे। पहले तो हम शाहजहां का टाइमलाइन लिखते हैं। शाहजहां जो उसको हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, खुर्रम के नाम से जानते हैं। और इनकी बीवी का नाम था अंजुमा बानो बेगम, ठीक है। बाद में जिनके याद में जिनका नाम पड़ गया मुमताज महल, और मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल, आगरा का ताजमहल बनवाने का काम कर दिया, ठीक है। शाहजहां की फॉरेन पॉलिसीज के बारे में देखने से पहले इसका टाइमलाइन लिख लेते हैं। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक क्या करता है, रूल करने का काम करता है मुगल एम्पायर के ऊपर पूरा, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज में हम दो जगहों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कांधार के बारे में। कांधार को बहुत बार जीतने की कोशिश करता है, 1648 में, 1653 में, 1654 में, लेकिन हर बार कांधार हार जाता है, ठीक है। शाहजहां बहुत बार कोशिश करता है लेकिन कांधार को नहीं जीत पाता है, ठीक है। क्योंकि जो कांधार है वो एक डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन द शाह ऑफ ईरान, ईरान के जो शाह थे उनके बीच में और शाहजहां के बीच में। तो कांधार को एक बफर स्टेट की तरह यूज करने के लिए कांधार को हमेशा जीतने की कोशिश करता है शाहजहां, जो कि वो फाइनली नहीं जीत पाता है कांधार को, ठीक है। कांधार के अलावा कुछ और इलाके थे जिनको जीतने की कोशिश करता है, जैसे काबुल का इलाका, बल्ख का इलाका और बदख्शाह का इलाका। इन इलाकों को भी जीतने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इन सारे इलाकों को जीतने के लिए किस प्रकार से शाहजहां की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो काम आती हैं, ठीक है। इन्हीं सब रीजंस के लिए फॉरेन पॉलिसीज को जीतना चाहता था कौन, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम एक स्पेशल रेफरेंस लेंगे आर्किटेक्चर का, ठीक है। आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा काम किया, जैसे जामा मस्जिद को बनवाया, ताजमहल एक नाम मिलता है, रेड फोर्ट, लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ये सब किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। हम ये सब देखने का काम करेंगे, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आई सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन जो कि शाहजहां के 4 बेटों के बीच में हुआ। वो 4 बेटे कौन थे शाहजहां के, सबसे पहले सबसे बड़ा दारा शिको था, ठीक है। उसके बाद शाह शुजा था, फिर औरंगजेब था, और लास्ट जो बेटा था उसका नाम था मुराद बख्श, ठीक है। तो ये 4 बेटे हुआ करते थे शाहजहां के। इनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन का युद्ध हुआ 1658 और 59 के दरमियान, ठीक है। कौन कौन सा युद्ध था, युद्ध का नाम लिखता हूं, ठीक है। तो 5 युद्ध हुए उनके बीच में। पहला जो युद्ध है उसको बहादुरगढ़ का युद्ध कहते हैं,
दूसरा युद्ध है उसको सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तीसरा युद्ध है उसको धर्मत का युद्ध कहते हैं। चौथे युद्ध को कहते हैं खजुआ का युद्ध। और पांचवें युद्ध को कहते हैं देवरई का युद्ध। ये जो देवरई का युद्ध है वो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें दारा शिकोह की बहुत बेकार तरह से हार हो गई थी। और यहाँ पे औरंगजेब बादशाह के तौर पर खुद को क्राउन करता है मुगल एम्पायर में, ठीक है। तो ये है वॉर ऑफ सक्सेशन के 5 बैटल्स जो कि इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर का टॉपिक है एक्सेशन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का एक्सेशन, गद्दी पर बैठना। औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक गद्दी के ऊपर बैठता है। इसका कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन देखेंगे हम किस प्रकार से रहा। 2 लोग की हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, ठीक है। हम पहली बात करेंगे राजपूतों के बारे में, ठीक है। राजपूत में हम 2 बातें करेंगे, एक हम मेवाड़ के रीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक मेवाड़ के अलावा एक कौन सा था, मारवाड़ का जो रीजन था उसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों ज्यादा डिस्प्यूटेड रहे हैं औरंगजेब के काल में, ठीक है। इसके अलावा हम मराठास के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमें इसमें शिवाजी मिलेंगे, शांभाजी मिलेंगे, ठीक है। तो 1658 से 1707 तक औरंगजेब की एक और स्पेसिफिक चीज है, इसकी धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, बहुत डिबेट है इतिहास में इसको लेकर के, तो हम उसको भी डिस्कस करने का काम करेंगे आपसे, ठीक है। राजपूतों के खिलाफ 2 जो स्टेट्स थे उनके खिलाफ जो पॉलिसी रही जिस प्रकार से, ठीक है। हमें दुर्गादास राठौर का नाम दिखेगा, हमें राजा अजीत सिंह का नाम मिलेगा, ठीक है। हमें मिर्जा राजा जयसिंह का नाम मिलेगा, हमें राजा जसवंत सिंह देखने को मिलेंगे। ये सब राजपूत हैं, ठीक है, राजपूत क्लान के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर, राइज ऑफ द मराठा अंडर शिवाजी, ठीक है। शिवाजी का राइज 1674 से लेकर 1680 तक छत्रपति शिवाजी महाराज गद्दी के ऊपर रहे, हम ये पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। शिवाजी के बाद उनके बेटे आते हैं जिन पे अभी फिल्म निकली है, फिल्म का नाम है छावा। सबने देखी है कि नहीं देखी है? वो मूवी जरूर जाके देखो, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। तो शिवाजी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इसके बाद छत्रपति शांभाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद राजा राम आएंगे, उसके बाद ताराबाई आएंगी, ठीक है। उसके बाद छत्रपति साहू आएंगे, फिर बालाजी विश्वनाथ देखेंगे, बाजीराव वन देखेंगे। इसी तरीके से हम सारे मराठा लीडर्स को पढ़ेंगे। पहले छत्रपति पढ़ेंगे, फिर बाद में पेशवा आ जाएंगे 1711 से, ठीक है। चलो सेकंड, औरंगजेब रिलेशंस क्या थे मराठास के साथ? 2 लोग के रिलेशंस को हम देखेंगे। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेशन, और दूसरे नंबर पे छत्रपति संभाजी महाराज के रिलेशन किस प्रकार से थे। और 1689 में जाकर के छत्रपति संभाजी महाराज का भी कत्ल कर देता है औरंगजेब, ठीक है। तो उसको कहानी को भी पूरी तरीके से हम देखने का काम करेंगे। चलिए लास्ट टॉपिक है डेक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कैसे विघटन हुआ मुगल एम्पायर का, ये हम पढ़ने की बात करेंगे। इसमें हम कुछ धार्मिक कारणों को देखेंगे, कुछ रिलीजियस, कुछ मिलिट्री कारणों को देखेंगे, ठीक है। कुछ आर्थिक तत्वों, इकोनॉमिक चीजों को देखेंगे, क्यों डिक्लाइन हुआ, ठीक है। वीक सक्सेसर्स का कुछ कारण होगा वो देखेंगे, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, जो रीजनल जो स्टेट्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये भी पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो रीजंस क्या रहे डिक्लाइन के पीछे मुगल एम्पायर के, वो सब हम क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। हाँ, हम कुछ बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब बुक्स में आप कौन सी बुक्स ले सकते हैं जिनको आप आंसर्स के लिए यूज कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे आंसर्स लिखने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 बुक्स हमने ली हैं। पहली बुक है सतीश चंद्र की वॉल्यूम 2 मुगल एम्पायर के बारे में है, बहुत अच्छी किताब है। यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में ये बुक यूज होती है, और बिलीव कीजिए मैंने भी पढ़ी है, मुझे बहुत, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट किताब है। दूसरी किताब है हरीश चंद्र वर्मा साहब की वॉल्यूम 2 मुगल एम्पायर के बारे में, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और तीसरे नंबर की किताब है डॉक्टर AK मित्तल की मुगल एम्पायर के बारे में, ये भी एक अच्छी किताब है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये 3 बुक्स हमने आपको मुगल एम्पायर के बारे में बताई। ये 3 जो है बेस्ट बुक है। ये वाली जो बुक है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में ज्यादा चलती है, डॉक्टर AK मित्तल की बुक,
ठीक है। जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उनके पास हिस्ट्री में डॉक्टर A.K. मित्तल की बुक होगी, और बाकी ये दोनों टेक्सचुअल बुक्स हैं, टेक्स्ट की बुक है, और बहुत अच्छी किताबें मानी जाती हैं इतिहास के नॉलेज के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें मीडियम ऑफ लैंग्वेज के बारे में, तो ये सतीश चंद्र की किताब है, ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। ठीक है। हरीश चंद्र वर्मा साहब की किताब आपको सिर्फ हिंदी मीडियम मिलेगी, और डॉक्टर A.K. मित्तल की भी किताब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये किताबें हमने आपको बताने का काम किया। ठीक है। अब सीधा हम वीडियो लेक्चर में आएंगे, जहां हम बाबर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप मुझे इससे पहले भी देख चुके हैं, और कैसा आपको लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। जो भी लोग मुझे देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।